हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बात किया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। और पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की ही बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ओके। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बात किया था कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक। तो उनको दो कैटेगरी में रखा गया। एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो भाई हमें ये जानना है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका जब हम मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेज़रमेंट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपली हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच शो ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी those physical quantity which show only magnitude is called scalar physical quantity, scalar physical quantity। ओके, तो डेफिनेशन तो हमने देख लिया कि भाई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इसमें हम बोल रहे हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती है। तो भाई इसमें एक वर्ड आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड, एक वर्ड आ रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। पहले हम इसी को जान लेते हैं, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई ऐसे कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात इसमें समझेंगे, ठीक है। अगर हमको मैग्नीट्यूड समझ में आ गया तो हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है कि आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, ठीक है। तो उसमें आपको क्वांटिटी बतानी होती है एक, तो दूसरा कि भाई किस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो उसका यूनिट बताना होता है, ठीक है। तो यूनिट या तो आप एसआई सिस्टम में मेजरमेंट करोगे या फिर सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। एक और सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। हमारे पास 3 सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। आप कोई भी सिस्टम में मेजरमेंट कीजिए, ठीक है, तो वो क्या होगा? यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई ये जो मैग्नीट्यूड है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल, ठीक है। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एन लिखते हैं, ठीक है, और यूनिट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इंटू यू इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। ओके, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझना है, कैसे समझेंगे? अच्छा, तो मैग्नीट्यूड को हम अभी यहीं पर रहने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि भी हमको देखना है कि कैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू
इंटू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इंटू यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी सिस्टम में आप मेजरमेंट कर रहे हो, चाहे एमकेएस हो, सीजीएस हो या फिर एफपीएस सिस्टम की। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत बेसिक सब फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। लेंथ, पहला एग्जांपल लेंथ, ओके, लेंथ इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड की जो ये लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर। फॉर एग्जांपल कितना है ये, 1 मीटर, ठीक। एग्जैक्ट हम नहीं नाप रहे हैं कि ये 1 मीटर ही है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 मीटर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप देखो कि ये जो 1 है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। और ये जो मीटर है, ये मीटर क्या, मीटर किस लिए यूज कर रहे हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजरमेंट करते हैं या फिर हम कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसका यूनिट हम क्या लिखते हैं, मीटर। और मीटर एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में अगर हम यहीं पे मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, ठीक। तो भाई आप देखो यहाँ पे 1 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। और ये क्या हुआ, मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक। तो ये तो बात हुई लेंथ की। अब इसी तरीके से अगर आप डिस्टेंस मान लो, ठीक है ना, आप बोल रहे हो कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, कितना है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे 10 क्या है, 10 क्या है, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। और किलोमीटर क्या है, यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इन द एसआई सिस्टम, ये क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस क्या है हमारा, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके हम मास का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मास में आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का आप है ना मार्केटिंग करते हो, ठीक। फॉर एग्जांपल कि एक लड़का है और मार्केट गया, फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि मैं, है ना, मैं मार्केट गई, मुझे आलू चाहिए, ठीक है। तो आलू हम कैसा बोलेंगे कि भाई मुझे 5 केजी आलू चाहिए, 5 केजी आलू चाहिए, ठीक। या फिर अगर हमको ग्राम में कुछ चाहिए, है ना, ग्राम में हमको क्वांटिटी, आपको ग्राम में बोलना है तो आप ग्राम में बोलो, ठीक है, जितना भी ग्राम आपको चाहिए। तो हम यहाँ पे केजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको 5 केजी आलू चाहिए, ठीक। तो 5 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या है, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, मास है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज अ मास। तो भाई अब इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं जिसमें हमको इस तरीके से मैग्नीट्यूड सिर्फ शो करना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्या शो करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो भाई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, क्या बोलेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो ये तो बात हो गई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से। अब इससे हमको आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना, इससे हमको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया कि भाई ऐसे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो आप बताओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम हो गया, अगर आप टाइम वॉच से देखोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे 2 o'clock, 1 o'clock, 12 o'clock, ठीक। या फिर आप आवर्स, मिनट और सेकंड में बात करोगे। तो भाई ये क्या है, 1 2 3 ये जो भी है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और आवर्स, मिनट, सेकंड ये क्या है, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, ओके। तो यहाँ पे ये जो टाइम है ना, टाइम इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इसी तरीके से आप वर्क डन की बात कर लो, वर्क की बात कर लो, ठीक है ना, वर्क। तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब ये दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज हमको क्या मिलता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो जूल में, और कभी भी हम डायरेक्शन के साथ नहीं बताते, ठीक है, हमेशा किस में बात करते हैं, जूल, या फिर जूल आपका सीजीएस, सॉरी
एसआई सिस्टम में हो गया। और जब हम अर्ग की बात करते हैं तो वो किस में जाता है, सीजीएस सिस्टम में जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी, ठीक, स्पीड हो गया, दिस इज आल्सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आपके जो व्हीकल्स होते हैं उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, और स्पीडोमीटर में क्या दिखाता है कि भाई 10 किलोमीटर पर सेकेंड से आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है, 10 तो बहुत कम है, मान लेते हैं कि एवरेज कितना होना चाहिए, 70 या 80 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भाई उसमें कभी भी हमको डायरेक्शन शो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो रहा है, मैग्नीट्यूड। और मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और दूसरा उसमें क्या होगा, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिस हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे उसका मेजरमेंट जिस भी यूनिट में होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो पूरे यूनिवर्सल के लिए क्या है, ट्रूथ है। ठीक है, ओके, स्पीड हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्या है आपके स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ओके, टाइम, वर्क, एनर्जी, स्पीड, है ना, प्रेशर, मास, डिस्टेंस, लेंथ। ठीक है, ये सब क्या है आपके स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चलो और भी लिख लेते हैं, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया। इन सब को बताने के लिए हमको कभी भी डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हमको डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या शो करना होता है, मैग्नीट्यूड। और जो फिजिकल क्वांटिटी शो करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया, ओके। चलो हम आगे बात करते हैं स्केलर सॉरी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। ओके, तो मेरी ये उम्मीद है कि आपको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ओके, नाउ हम बात करेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक तो हमने स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर ली है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो भाई जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, एक तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा भाई हम ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपली हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज, ठीक है, जैसे हमने पहले इसको डिफाइन किया था स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में, कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच शो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। ठीक है, those physical quantity which show magnitude as well as direction both is called वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ओके, एग्जाम्पल देख लिया जाए कि भाई ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको शो करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही। ठीक, मतलब बिना डायरेक्शन अगर हमने बात किया तो वो शायद इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो इसको शो करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की। दूसरा वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन, नेक्स्ट आप बोल सकते हो फोर्स। ठीक,
और ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आपके क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जितने भी टाइप्स के फोर्स आएंगे वो सब क्या होंगे, आपके वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फोर्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, चाहे आपका वेट हो, ठीक है, बहुत सारे फोर्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन, या फिर आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, ठीक, ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, वेट, है ना। तो ये सब आपके क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो या फिर फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको इजीली समझ में आया कि भाई ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करना है, और अगर हमने नहीं शो किया तो कैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो भाई चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फोर्स की बात करें, ठीक है, हम वेलोसिटी की बाद में बात करेंगे, पहले हम फोर्स की बात करते हैं, ठीक। ओके, मान लेते हैं एक पर्सन है इधर, है ना, ये एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ओके, और ये बीच में ऐसा बॉक्स रखा हुआ है ना? और एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, और इस तरीके से दोनों एक ही बॉक्स पे हम अलग अलग फोर्स अप्लाई करवाएंगे इन दोनों से, ठीक। जैसे आप मान लो कि दो दोस्त हैं, ठीक, दो दोस्त हैं ये, राम और श्याम, कुछ भी मान लो, आप कोई भी नाम मान सकते हो, ठीक है ना। एक बॉक्स है, उसका कुछ मास है, उसका कुछ वेट है, ठीक। भाई ये अपनी साइड इसको पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये उसको अपनी साइड से पकड़ के खींच रहा है ना। ये इसको इस साइड पकड़ के खींच रहा है और ये इसको इस साइड से। चलो तो मान लेते भाई ये ना ए है और ये बी है, ठीक है। ए इधर अपनी साइड फोर्स लगा रहा है, इसको पुल कर रहा है अपने साइड में, ठीक है, 5 न्यूटन से, ठीक है। और ये भाई इस पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, है ना। ये इस पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, आपको दिख रहा है क्या, ये 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में और ये अपने डायरेक्शन में इसको इधर से ऐसा पकड़ के खींच रहा है। तो भाई हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या बोलेगा कि किस साइड ये बॉक्स जाना चाहिए, 5 न्यूटन की तरफ जाएगा या फिर 10 न्यूटन की तरफ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो ह्यूमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उसी की डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव करेगा, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में। यानी जो 10 न्यूटन वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब 10 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, बॉक्स पे, उसी की डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक। तो भाई अब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, हवा में आपने इसको लटका दिया और 2 रस्सी से सब बांध दिया, ठीक, 2 रस्सी से बांध के रखा है। ऊपर भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ऊपर रस्सी को खींचा जा रहा है सिर्फ 5 न्यूटन से, ठीक है, और नीचे भाई इसको 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है। तो भाई आप मेरे को ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, 5 न्यूटन वाले डायरेक्शन में या फिर 20 न्यूटन वाले डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से सिनेरियो हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई बीच में ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, कोई एक है ना रस्सी आप ऊपर से ऐसा खींच रहे हो और सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर, और दूसरा आपने उसको ऐसे नीचे से पकड़ के खींच रहे हो और उस पर हमने कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का। तो भाई अब आप देखो कि ऑब्जेक्ट आपका किधर मूव करेगा, नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो है ना कि किधर मूव करेगा, नीचे की डायरेक्शन में। तो भाई हम इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते ना कि ऑब्जेक्ट पे सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। हम बोलेंगे भाई 20 न्यूटन कहाँ लगा है, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक। ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि भाई 20 न्यूटन हमने नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। और इसी तरीके से भाई बोल सकते हैं कि 10 न्यूटन कौन से पर्सन ने अपने साइड खींचा है, 20, ठीक। तो आप देखो कि ये बी जो खींच रहा है मेरे से किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड में, ठीक। ये है लेफ्ट हैंड साइड में और ये किधर है, राइट हैंड साइड में, ठीक। और दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लो कि भाई आपके हाथ में एक बॉल है, जस्ट फॉर इमेजिन कि आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक, और आपने इसको हवा में फेंक दिया, ठीक है, और आप अपने दोस्त से बोल रहे हो कि बॉल को मैंने फेंक दिया और जाओ लेके आओ। तो बेचारा कहाँ जाएगा लेने के लिए,
उसको तो कोई आइडिया नहीं है आपने किस डायरेक्शन में फेंका है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के बॉल को हवा में फेंक दिया और जाओ लेके आओ, तो कैसे जाएगा लेने के लिए, जब तक आप उसको डायरेक्शन नहीं बताओगे कि भाई इस डायरेक्शन में मैंने बॉल को फेंका है, ठीक है, तभी तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल से हमको समझ में आ रहा है कि जितने भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक, वो क्या शो करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, ठीक, ओके। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कंप्लीट हमारा सेंटेंस देखा जाए तो हम किसके साथ शो करेंगे, डायरेक्शन के साथ, ओके। अब इसी तरीके से अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो उसमें भी हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, और वेलोसिटी में भी क्या होता है भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड के इक्वल जाएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम वहाँ पे स्पीड वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, ओके। तो आई थिंक आपको ये सारा कुछ समझ में आया कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट है। हाँ, अब हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में है ना, यानी एक वेक्टर चैप्टर ही पूरा होता है, ठीक, थोड़ा हम उसके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, और दूसरा डायमेंशन, कैसे हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तीसरा यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, तो वो सारे कुछ बात करेंगे यहाँ पे। और अगर इस लेक्चर में नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा डायमेंशन की, ठीक है, किसकी बात करना है, डायमेंशन। तो पहले तो हमें ये समझना है कि डायमेंशन क्या शो करता है, भाई डायमेंशन की हमको रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो भाई हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखा था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, क्या हमने उसमें पढ़ रखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, तो भाई हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में देख रखा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए है ना हमको अनदर फिजिकल क्वांटिटी का क्या लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, ठीक। तो भाई उसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करोगे तो ये जो डायमेंशन है ना किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज किया है उनके पावर को ही शो करता है, ठीक है ना। ये क्या शो करता है, पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। डायमेंशन क्या शो करता है, डायमेंशन शो पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी to express derived physical quantity, ओके। यानी कितने टाइम्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हुए हैं किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, जब उसको हम पावर के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन, ठीक है। तो भाई डायमेंशन के लिए हमको याद आना चाहिए वो जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। तो बच्चों आपको आई थिंक याद भी होगा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या थे हमारे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हमको याद है, ठीक है, तो हम आसानी से कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो पहले उन्हीं हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देख लेते हैं, फिर बारी बारी से हम थोड़ा बहुत एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हमें कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे हमारे 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक, चाहे आप नीट का पेपर दो, यानी 1-2 तो आ ही जाएंगे नीट और जेईई मेंस के पेपर में। ठीक है ना, ओके। तो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम लिख लेते हैं, देन उनके क्या लिख लेते हैं, डायमेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमने यूनिट और सिंबल तो पहले वाले लेक्चर में ही देख लिया था, तो जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, ठीक है, वो जाके पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे, ठीक है, पहला क्या था, लेंथ था, दूसरा मास, तीसरा टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर, नेक्स्ट था करंट, ओके, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो भाई डायमेंशन को है ना, डायमेंशन को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, इनके डायमेंशन बताने हैं, क्या बताने हैं, डायमेंशन, सॉरी मैंने कुछ कैपिटल लेटर, हाँ ओके। तो डायमेंशन को तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन लार्ज ब्रैकेट में। ठीक, तो भाई लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सिंपली हम इस तरीके से दिखाएंगे। डायमेंशन क्या हो गया, लार्ज ब्रैकेट में कैपिटल एल। ठीक है, डायमेंशन क्या हुआ, लार्ज ब्रैकेट में कैपिटल एल। ओके, नाउ हम मास की बात करें, लार्ज ब्रैकेट में कैपिटल एम। ठीक, ये बात हमको याद होनी चाहिए कि लेंथ का या फिर डिस्टेंस का डायमेंशन क्या, कैपिटल एल, लार्ज ब्रैकेट में। ठीक, मास का डायमेंशन क्या, कैपिटल एम, लार्ज ब्रैकेट में। ओके, इसी तरीके से टाइम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी, लार्ज ब्रैकेट में। ठीक है, टेम्परेचर को हम कभी कभी इस तरीके से थीटा से दिखाते हैं। ठीक है, या फिर जो इसका यूनिट है केल्विन, कैपिटल के से लार्ज ब्रैकेट में, है ना, कहीं कहीं पे आपको ये थीटा दिख जाएगा जिसको टेम्परेचर का डायमेंशन, ठीक है, बोलते हैं, और ये कहीं कहीं पे आपको केल्विन लार्ज ब्रैकेट में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है करंट, तो करंट के लिए आप कैपिटल आई या फिर आप सिंपली कैपिटल ए एम्पियर को दिखाओ। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप इस तरीके से लार्ज ब्रैकेट में मोल। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट था साइज सिस्टम में क्या था, मोल, और उसी मोल को आप अगर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखोगे लार्ज ब्रैकेट में, तो ये उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन। ठीक है, अब इसी तरीके से लुमिनस इंटेंसिटी का भी क्या करते हैं, लार्ज ब्रैकेट में सी डी। ठीक, ओके, तो ये हो गए हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, और इसमें हमको ज़्यादातर है ना क्या यूज करना है, लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ज़्यादातर हमारे लिए यूजफुल क्या है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एम, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, ठीक है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम करंट वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या बात करेंगे, केल्विन। ठीक, ओके, नाउ हम 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे जिसमें हम उसका डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि डायमेंशन के लिए हमको क्या याद करके रखना है, लेंथ का डायमेंशन एल, मास का डायमेंशन एम, ठीक है, टाइम का डायमेंशन टी, और ये तीनों डायमेंशन हम ज़्यादातर यूज करने वाले हैं। ठीक, चलो देख लिया जाए। ओके, तो कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे छोटा है जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्या, स्पीड। ठीक है, क्या है, स्पीड। ओके, तो भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये, पहले तो आप उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, फिर आप उसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी आप इतना सिंप्लीफाई कर दो कि वो किस में चेंज हो जाए, आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा कि डायमेंशन क्या शो करता है, पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यानी किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितने पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसी को शो करता है डायमेंशन, ठीक है। वही डायमेंशन है हमारा। तो भाई स्पीड इक्वल क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अब हमने फॉर्मूला तो लिख लिया, हमको डायमेंशन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है इसका, डायमेंशन, ओके। तो भाई आप यहाँ पे ये देखो कि डिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेंथ है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंथ और डिस्टेंस आपका किस में आता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। टाइम भी आपका किस में है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो भाई लेंथ के लिए ये आपको नीचे है ना, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। ये जो लेंथ है हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई इसका अगर हम डायमेंशन देखें, डायमेंशन ऑफ स्पीड है ना, डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस है ना और डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। और यही चीज़ हमको बार बार करना है, यानी सभी फॉर्मूले में, ठीक है। तो आप देखो डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल एल से लिखो इस तरीके से, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है, आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे, ठीक है। किस में लेके जाना है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो भाई इसकी पावर क्या हो जाएंगे, माइनस में होंगे। ऊपर आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। तो जैसे ही आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, -1, ठीक। तो भाई कितना आ गया यहाँ से देखो, एल टी इनवर्स है ना, इस तरीके से इसको लार्ज ब्रैकेट में हम दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये तो स्पीड का डायमेंशन हो गया, कितना आया, एल टी इनवर्स, ओके। नाउ हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आप क्या क्या लेना चाहते हो, ठीक है ना, ओके। चलो दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई आप देखो कि इसमें हमें कहीं पे भी है ना डायरेक्शन कैसी रिक्वायरमेंट नहीं आए, तो भाई स्पीड सॉरी वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट भी आपका जो भी है ना, आप जब उसका डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करोगे, यानी अगर आप मान लो कि किसी पाथ लेंथ को कवर करते हो, ठीक है, और उस पाथ लेंथ का जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा है ना, जब हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को काइनेमेटिक्स चैप्टर में, सारा ही कुछ देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सारा कुछ देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमको ऐसे समझना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, है ना, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जिस तरीके से हमने क्लास 10th में, ठीक है, पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसा यहाँ तक गया, ठीक है ना, ए से चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, बी तक गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पाथ लेंथ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अभी भी आप लोगों ने सुना होगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी पूरे पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी आपको ए और बी में सबसे छोटा पाथ लेंथ दिखना है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा सबसे छोटा पाथ लेंथ दिख रहा है, भाई ये सबसे है ना आसान रास्ता है, आप इस तरीके से ऐसे चले जाओ, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो भाई आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, है क्या लेंथ, तो लेंथ का मेजरमेंट आप मीटर में करोगे, ठीक है तो लेंथ ना, और लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो भाई हम क्या बताएंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी में कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना, कैपिटल है, ठीक है, और टाइम का कितना, कैपिटल टी। आप इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स होगा, क्या है ना। तो भाई यहाँ से हमको ये चीज़ क्या दिख रहा है कि स्पीड का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सेम, ठीक है।
स्पीड का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, सेम। ओके, तो जस्ट हमको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे एक साथ, यानी अगर आप सोचोगे कि पहले ही चैप्टर में हमको सारे चैप्टर का जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यूज हुए उनके फॉर्मूले आपको लर्न हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चैप्टर वाइज आप देखोगे, मेथड आपने यहाँ पे सीख लिया। ओके, और लगभग आपको है ना बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है क्लास 10th में, तो आप वहाँ से चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। ठीक, ये जैसे आप इन्हें स्पीड भी तो क्लास 10th 9th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, वेलोसिटी भी आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, तो कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओके, जस्ट सेकंड वेट। ओके, तो और भी देख लिया जाए, डायमेंशन एक्सेलरेशन का देख लिया जाए। ठीक है, किसका, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल एक्सेलरेशन। तो भाई हम एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए से। क्यों वेक्टर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो भाई अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, आपने क्लास 10 में बहुत रट्टे मार रखे होंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ही यही होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो जब ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। भाई चेंज हम कैसे निकालेंगे, अगर फाइनल को इनिशियल में से है ना माइनस कर दिया जाए तो बीच का जो आपका चेंज आया है, यानी इनिशियल में कुछ और रहा होगा, मान लो 0 था, रेस्ट से कोई व्हीकल्स चल रही है तो भाई 0 से बढ़ेगी ना उसकी वेलोसिटी। ऐसा तो नहीं कि 0 था तो 0 पे ही रहेगी, तो दैट मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स कोई आपकी बाइक आगे बढ़ी ही नहीं, व्हीकल्स आगे बढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो 0 से भाई बढ़ाया होगा उसने धीरे धीरे। ठीक, तो लास्ट में जहाँ से आपको मेजरमेंट करना होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल इनिशियल 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसीलिए हम लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई टाइम t। ओके, तो भाई ये जो हम माइनस कर रहे हैं ये माइनस भी हमको क्या देगा, चेंज देगा, तो क्या देगा, वेलोसिटी ही देगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने 2 वेलोसिटी का माइनस किया तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, हमको टाइम मिल जाएगा, हमको वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी ही मिलेगा ना। ठीक, तो ये बात तो क्लियर है यहाँ से कि भाई 2 वेलोसिटी का माइनस करेंगे तो हमको ऑलवेज क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक, चलो अब डायमेंशन की बात कर लिया जाए। अच्छा ओके, अब भाई दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई हमने पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तब तक जब तक ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में चेंज ना हो जाए। ठीक है, कब तक सिंप्लीफाई करना है, जब तक कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में चेंज ना हो जाए। तो भाई इसके पहले वाले जस्ट एग्जांपल में, ठीक है ना, हमने वेलोसिटी का देखा था डायमेंशन, तो वहाँ पे हमने लिखा था इसका फॉर्मूला। ठीक, तो वहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये टाइम हो गया, और ये आपका एक एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे पहले से था, है ना। ओके, अब आप इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक, और टाइम तो टाइम ही है आपका। ओके, अब अगर आप डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालोगे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल, है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल है, और हमारे पास 2 टाइम है तो 2 टाइम है ना, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं भाई L डिवाइड बाई t²। ओके, t² को आप ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, LT-2, क्या हो जाएगा, LT-2। ठीक, तो हमने आसानी से देख लिया कि भाई एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आएगा, LT-2। क्या आया, LT-2। ठीक है, और किस तरीके से हमने निकाला, बाय प्रोसीजर हमने दिखाया। इस
आप कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उठा लो, अगर आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, यूनिट, ठीक है, सारा कुछ लर्न है, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं मेरे बच्चों को हमेशा ये बार बार बोलती हूँ कि जब भी चलो तो आप बेसिक से चलो, थोड़ा टाइम दे के चलो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट वहाँ पे जंप करके अचीव कर लेंगे, है ना। हमको एक एक स्टेप ही चलना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप स्टेप मिसिंग करोगे तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी कि भाई बीच में हम फंस जाएंगे, फिर हमको चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक, तो ऑलवेज फॉलो द स्टेप। ओके, चलो अभी हमने एक्सेलरेशन का बात कर लिया। अगर आपको और भी यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और भी सॉल्व करने हैं तो चलो कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फोर्स का। ठीक, किसका? फोर्स का। कोई भी आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, जस्ट उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको आप इतना सिंप्लीफाई कीजिए कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पूरी तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आ जाए, यानी अब उसके बाद अब उसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर्स, तो भाई फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मास हमारा क्या है? ऑलरेडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो भाई हम इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और तब तक करेंगे जब तक कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में चेंज ना हो जाए। तो इसके पहले हमने देखा है कि ये मास हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो लिख दिया जाए डिस्प्लेसमेंट को एस से और डिवाइड बाई टाइम, और ये आपका एक एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे पहले से था। ठीक है, मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया। तो भैया आप देखो कि मास भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, अब हम इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप कितना भी चाहो हम इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो भाई अब इसकी बारी है डायमेंशन लिखने की, है ना, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो भाई आप बताओ कितना होना चाहिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, तो सबको पता है कि भाई मास को हम किससे दिखाना है? कैपिटल एम से। ठीक है, मास को किससे रिप्रेजेंट करना है? मास का डायमेंशन कैपिटल एम से, और इस तरीके से लार्ज ब्रैकेट होते। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो इसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल एल से। ठीक है, टाइम 2 बार है तो टाइम स्क्वायर इस तरीके से, है ना, और ये टाइम ऊपर जाएगा तो फिर क्या है लिखेंगे? माइनस में एम एल, और ये हुआ टी माइनस 2। ठीक है, और तीनों को भाई एक ब्रैकेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एम एल टी माइनस 2। ठीक है, एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आया बेटा? एम एल टी माइनस 2। कितना आया? एम एल टी माइनस 2। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक, ओके, तो अभी और भी बात किया जाए, और भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, वर्क डन। क्या? वर्क डन, वर्क। तो भाई वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे ये डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रही हूँ कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे दिखाते हैं? सिंपली एस से। ओके, तो आप देखो भाई हमने यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन का बाई प्रोसीजर चलोगे तो यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। मास और एक्सेलरेशन को क्या लिखना है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को अगेन सिंप्लीफाई करना है तो कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो भाई हमने इसका ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, कितना आया है? एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हुआ एम एल टी माइनस 2। इस तरीके से आप भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, जब हमने एक का फाइंड आउट कर ही लिया है तो बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें हमको क्या हो जाती हैं? याद हो जाता है। ठीक, और ये याद करके हमको भी रखना है, क्योंकि हर बार हम ऐसे हर फॉर्मूले में हम ऐसा स्टेप फॉलो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चीज़ें अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो स्टेप फॉलो करने के अच्छा बेनिफिट ये है कि हम कभी भी किसी वक्त, ठीक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन निकाल
निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हुआ MLT -2 और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, L होता है। अब आप देखो कि बीच में प्रोडक्ट का साइन है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको अगर आप ऐसा करोगे तो ML² T -2 कितना हो जाएगा, ML² T -2 ML² T -2, ठीक है। और वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा, वर्क डन आपका इक्वल होता है एनर्जी के बराबर, है ना। एनर्जी का अगर आपने डेफिनेशन पढ़ रखा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। वर्क का भी मेजरमेंट किस में होता है, जूल में, और एनर्जी का भी मेजरमेंट किस में होता है, जूल में, ठीक है। दैट मीन्स जो डायमेंशन वर्क डन का आया है वही डायमेंशन किसका आएगा, एनर्जी का आएगा, ठीक है। जो डायमेंशन आपका वर्क डन का आया है वही डायमेंशन किसका आएगा, एनर्जी का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो, सॉरी वेक्टर क्या, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो स्केलर हो या फिर वेक्टर, अगर आपसे उसका डायमेंशन पूछा जा रहा है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमको फार्मूला लर्न होने चाहिए। बिना फार्मूला के आप है ना ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाओगे, और आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन भी याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आसान तरीका यही है, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ, ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में आई थिंक इतना ही होना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वो कुछ प्रेफिक्स हैं, और प्रेफिक्स इम्पॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ने के लिए हमको उनके बारे में भी जानना जरूरी है, हमको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो यूनिट तो हम तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम पूरे है ना जो इम्पोर्टेंट प्रेफिक्स हैं। प्रेफिक्स हम क्यों यूज करते हैं भाई, प्रेफिक्स क्यों यूज किया जाता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका वैल्यू ज़्यादा दिखाने के लिए या फिर कम, है ना, लेस क्वांटिटी या फिर मोर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। और ये प्रीफिक्स आपका ऑलवेज फिजिकल क्वांटिटी के आगे यूज होता है, ठीक है। तो भाई हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, है ना, ओके, ठीक है। तो आई होप आपने इसको लिख लिया, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।